तो भाई लोग, इस वीडियो में आप देखने वाले हो वांगलिन का असली हेवन डिफाइंग नेचर को और वांगलिन कैसे गोल्डन आर्मर्ड मैन को किल करता है। और साथ ही साथ आप देखोगे वांगलिन की फर्स्ट हेवनली ट्रिब्यूलेशन को। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपने पिछले वीडियो में काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, इसलिए आज मैं दिल खोल के इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अब वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलेगा और कोशिश करूंगा कि रोज एक वीडियो अपलोड करूं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा था कि वांगलिन असेंडेंट स्टेज में ब्रेक थ्रू करने के बहुत करीब था और उसने हेवन डिफाइंड पाथ को भी चुन लिया था और गोल्डन आर्मर्ड मैन ने वांगलिन पर हमला कर दिया था। तभी हेवन कमांडर इन चीफ ने रोकने का प्रयास किया। अब नॉवल में आगे यह सब उस क्षण घटित हुआ जब हेवन कमांडर इन चीफ और गोल्डन आर्मर्ड मैन के स्पेल्स आपस में टकराए। हेवन कमांडर इन चीफ आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि उसने इस परिणाम की कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह गोल्डन आर्मर्ड मैन के बेहद करीब था, इसलिए उसने तुरंत देख लिया कि उसे गंभीर चोटें आई हैं और यह सिर्फ एक नहीं बल्कि दो गंभीर चोटें थीं। यदि उसका स्पेल उस गोल्डन आर्मर्ड मैन पर लग जाता तो उसकी निश्चित मृत्यु हो जाती। उसका इरादा उसे मारने का नहीं बल्कि रोकने का था, इसलिए उसने बिना किसी झिझक के तुरंत अपना हमला वापस ले लिया। लेकिन बाहरी लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्डन आर्मर्ड मैन को हेवन कमांडर इन चीफ से एक जोरदार प्रहार मिला था और वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। हेवन कमांडर इन चीफ की आंखें शॉक से भर गईं। जैसे ही उसने अपना स्पेल वापस लिया, कुछ कदम पीछे हटा और गोल्डन आर्मर्ड मैन को देखने लगा। गोल्डन आर्मर्ड मैन का शरीर कांप उठा और उसने खून का एक बड़ा घूंट खांस कर उगल दिया। उसके शरीर की सारी डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी नष्ट हो चुकी थी और उसकी मेरिडियंस में दरारें पड़ गई थीं। इस क्षण वह एक भयंकर ड्रैगन से एक इंसेक्ट में बदल गया। वो घुरघुराहट बहुत भयानक थी। डीमन एम्परर की तुलना में अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली थी। नहीं, इसे अनगिनत गुना कहना भी कम होगा। यह बिल्कुल अलग लेवल की थी। वह मुझे मारना नहीं चाहता था। अगर वह सच में मुझे मारना चाहता तो मैं अब तक मर चुका होता। गोल्डन आर्मर्ड मैन को लगातार 2 बार चोट लगी। उसके शरीर की सारी डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी नष्ट हो चुकी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसका शरीर ठंडे पसीने से भीग गया था। इस समय गोल्डन आर्मर्ड मैन की गंभीर चोटें हेवन कमांडर इन चीफ द्वारा पहुंचाई गई प्रतीत हो रही थीं, लेकिन वांगलिन बहुत करीब था और जानता था कि हेवन कमांडर इन चीफ का स्पेल उस पर पड़ा ही नहीं था। वांगलिन की आंखें चमक उठीं और उसने अपने मन के संदेह को दबा दिया। इस गोल्डन आर्मर्ड मैन को मारने का यही सबसे अच्छा समय था, चाहे उसे इतनी गंभीर चोटें किसी भी कारण से लगी हों। अगर वांगलिन ने उसे अब भी नहीं मारा तो वह वांगलिन नहीं कहलाएगा। बिना किसी झिझक के उसने डीमन ड्रम से अपना दाहिना हाथ उठाया और कमजोर पड़े गोल्डन आर्मर्ड मैन को पकड़ लिया। वांगलिन की आंखों में साफ किलिंग इंटेंट था और बिना किसी संकोच के उसने उसे सीधे डीमन ड्रम पर पटक दिया। जब गोल्डन आर्मर्ड मैन का शरीर डीमन ड्रम से जोरदार तरीके से टकराया तो उसके पहले से ही कमजोर शरीर से खून की धुंध निकल आई और उसने मुंह भरकर खून डीमन ड्रम पर उगल दिया। वांगलिन के दाहिने हाथ में उसके दिल का सारा दुख समाया हुआ था। सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में यह उसका अंतिम अटैक था। इस अटैक के जरिए वह अपने दिल के सारे दुख को बाहर निकाल देना चाहता था। जिस क्षण गोल्डन आर्मर्ड मैन का शरीर डीमन ड्रम से टकराया, वांगलिन के दाहिने हाथ में समाया सारा दुख उमड़ पड़ा। वह दुख गोल्डन आर्मर्ड मैन के शरीर को भेदते हुए डीमन ड्रम में समा गया। टोंग! ड्रम की गूंज सुनाई दी। जोरदार प्रहार बिना किसी हेजिटेशन के गोल्डन आर्मर्ड मैन के शरीर में जा लगा। ड्रम बजते ही गोल्डन आर्मर्ड मैन, गोल्डन चीफ कमांडर जी वुत्सु का शरीर खून से लथपथ धुंध में बदल गया और ड्रम की ध्वनि के साथ बिखर गया। गोल्डन आर्मर्ड मैन का शरीर पूरी तरह चकनाचूर हो गया और उसकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। ड्रम की ध्वनि से उसकी सोल भी चकनाचूर हो गई और इस संसार में उसके अस्तित्व के सारे निशान मिट गए। ड्रम की 5 घंटियां एक हाथ ले जाती हैं, ड्रम की 10 घंटियां 2 हाथ ले जाती हैं, ड्रम की 15 घंटियां। इस बार जो लिया गया वह उसका लाइफ था। उसे मारने वाला वांगलिन नहीं था, बल्कि वह व्यक्ति था जिसने उसे पहले ही गंभीर रूप से घायल कर दिया था। अगर उन आवाजों में से एक भी सुनाई दे जाती तो वह इतना गंभीर रूप से घायल नहीं होता
कि वह अपना बचाव भी न कर पाता, वह इतना कमजोर नहीं बनता। हालांकि उन 2 झटकों ने स्काई डीमन कंट्री के एक बेहद प्रसिद्ध, अत्यंत शक्तिशाली एक्सपर्ट को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, और फिर वांगलिन के चालाक स्वभाव के कारण ही उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। नाव पर बैठा युवक चौंक गया और बुदबुदाया, मर गया? ये सब ऐसे कैसे हो गया? तभी अचानक उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी और उसकी आंखें एकदम ठंडी हो गईं। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट भर गया और उसने अचानक दूर तक देखा। ऐसा लगा मानो उसकी आंखें स्काई डीमन सिटी के पार देख सकती हों और वॉइड को भेद सकती हों। लेकिन फिर उसने झट से अपना सिर नीचे कर लिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चौक पर हेवन कमांडर इन चीफ वांगलिन के सबसे करीब थे। इस समय उन्होंने वांगलिन को देखा और उसके दृढ़ संकल्प को महसूस किया। उनके चेहरे पर एक सीनियर का एक्सप्रेशन था, जो किसी जूनियर को उसकी टैलेंट से सराहते हुए देख रहा हो। इस समय उन्हें ऐसा लगा मानो वे स्वयं को अतीत में देख रहे हों। अगर उन्होंने उस समय हार न मानी होती तो उनका जीवन कैसा होता। अन्य 7 कमांडर्स ने वांगलिन को अत्यंत कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन से देखा। उनका ध्यान वांगलिन की कल्टीवेशन पर नहीं, बल्कि इस बात पर था कि उसने ड्रम को 15 टाइम्स बजाया था। 15 बार। इसने सभी को पीछे छोड़ दिया, जिससे वांगलिन स्काई डीमन कंट्री में सबसे अधिक बार ड्रम बजाने वाला व्यक्ति बन गया। वाइस कमांडर इन चीफ काफी देर से सन्नाटे में डूबे हुए थे। जुआन वाइस कमांडर इन चीफ ने ठंडी हवा में गहरी सांस ली। उनकी कल्टीवेशन, जो बहुत लंबे समय से रुकी हुई थी, अब एक अनप्रेसिडेंटेड ब्रेक थ्रू के बिल्कुल कगार पर थी। यह सब वांगलिन के बोन मैरो क्लेंजिंग ड्रम साउंड और उसके माध्यम से उनके हार्ट में आए परिवर्तन के कारण संभव हुआ था। शांत भाव से खड़े दर्शक अब वांगलिन को हैरानी भरी नजरों से नहीं देख रहे थे, बल्कि सम्मान की नजरों से देख रहे थे। डीमन स्पिरिट्स लैंड में बलवानों के प्रति सम्मान। डीमन कमांडर्स के बीच पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। मोलिहाई ने वांगलिन की फिगर को देखा और वह समझ गया कि अब उसके वाइस कमांडर इन चीफ्स बनने को लेकर कोई डाउट नहीं रह गया था। ड्रम की 15वीं ध्वनि आकाश में गूंज उठी। इस ध्वनि में रक्त की गंध तो थी ही, साथ ही अकल्पनीय सैडनेस भी थी। यह सैडनेस ड्रम की ध्वनि में घुल मिल गई और दूर दूर तक फैल गई। इस समय आकाश में बिजली सिल्वर स्नेक्स की तरह दौड़ रही थी और गरज की गड़गड़ाहट जोरदार थी। लेकिन जब ड्रम की 15वीं ध्वनि सुनाई दी तो सब कुछ एक हो गया। ऐसा लगा मानो गरजते बादलों ने ड्रम की ध्वनि में समाहित सैडनेस को सोख लिया हो। इस समय गरज और ड्रम से एक अकल्पनीय सैडनेस निकली और पूरे आकाश में फैल गई, जिससे स्काई डीमन सिटी प्रभावित हुआ। यह 15वीं अंगूठी पिछली 14 अंगूठियों की संयुक्त शक्ति से भी कहीं अधिक शक्तिशाली थी। ड्रम से निकली यह अंगूठी वांगलिन के आइडियल्स, उनके दुख, उनके पूर्ण आदर्शवादी हृदय और एक सच्चे हेवन डिफाइंग कल्टीवेशन पाथ का प्रतीक थी। बिजली की वजह से यह सैडनेस अब मानव सैडनेस नहीं रही, बल्कि हेवनली सैडनेस बन गई। स्काई डीमन सिटी में हर कोई इस सैडनेस को महसूस कर रहा था और अनकॉन्शियसली रो रहा था। नाव पर वीणा बजाने वाली महिला ने सैडनेस महसूस की और धीरे धीरे एक गीत बजाना शुरू कर दिया। वांगलिन ने आकाश की ओर देखते हुए अपना सिर उठाया और फुसफुसाते हुए कहा, मैंने अपना लगाव बरकरार रखा। हेवेंस दाओ का मार्ग ही हेवेंस दाओ है। यहाँ तक कि मॉर्टल रॉयल फैमिलीज ने भी कहा है कि संसार के ट्रू रूलर्स किंग नहीं थे। हेवेंस दाओ असीम है, यह पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है और ओमनी प्रेजेंट है। डेमन स्पिरिट्स लैंड की तो बात ही छोड़िए, चाहे वह किसी सेलेस्टियल की कैव ही क्यों ना हो, हेवेंस दाओ अवश्य प्रवाहित होता रहेगा, क्योंकि संसार में सब कुछ हेवेंस फ्लो का ही परिणाम है। यदि कोई वस्तु अस्तित्व में है तो वह हेवेंस फ्लो की कृपा से है। हे हेवेंस दाओ, नीचे उतरो। हेवनली दाओ नॉर्मली इनविजिबल होता है और जब वह विजिबल होकर अवतरित होता है तो उसका केवल एक ही नाम होता है, डिवाइन रिट्रीब्यूशन। सेलेस्टियल रियलम के डिस्ट्रक्शन साथ ही डिवाइन रिट्रीब्यूशन लुप्त हो गया, लेकिन जो लुप्त हुआ वह वास्तविक डिवाइन रिट्रीब्यूशन नहीं था, बल्कि सेलेस्टियल द्वारा निर्मित सेलेस्टियल रिट्रीब्यूशन था। वास्तविक डिवाइन रिट्रीब्यूशन हेवन से मिलने वाली एक पनिशमेंट है और यह किसी रेल्म के डिस्ट्रॉय होने से लुप्त नहीं होगा। यह तभी प्रकट होगा जब इसका प्रकट होना निर्धारित होगा। सच्चे हेवन डिफाइंग कल्टीवेटर का प्रकट होना ही वास्तविक डिवाइन रिट्रीब्यूशन प्रकट होने की कंडीशन है। डीमन स्पिरिट्स लैंड के बाहर ईस्टर्न डीमन स्पिरिट सी के द्वार पर घोर अंधेरा था।
दूर कहीं प्रकाश के कुछ बिंदु थे जो क्षेत्र के एक हिस्से को रोशन कर रहे थे। ठीक इसी क्षण वॉइड से लाइट की एक किरण इतनी तेज गति से आई जितनी गति न तो कोई कल्टीवेटर और न ही कोई स्पेल हासिल कर सकता था। इस गति का वर्णन करने के लिए केवल एक ही शब्द था और वह था डिसेंड। यह डिसेंड गति की सीमा को पार कर चुका था। यह भी कहा जा सकता है कि अब इसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। पूरे यूनिवर्स में कहीं भी केवल एक थॉट से यह डिसेंड कर सकता था। एक रेड क्लाउड अंतरिक्ष से नीचे उतरा। यह वॉइड से आया था और कोई नहीं जानता कि इसकी ओरिजिन कहाँ थी। जैसे ही यह लाल लाइट नीचे उतरी, एक ऐसी ऑरा फैलने लगी जो यूनिवर्स में मौजूद सभी लाइफ को कंपा देने वाली थी। तियान्युन प्लैनेट पर ऑल सीयर ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और 200 वर्षों की योजना की तैयारी कर रहे थे। उसी क्षण उन्होंने अचानक अपनी आंखें खोलीं और स्पेस में देखते ही उन्हें एक मिस्टीरियस लाइट दिखाई दी। उनके चेहरे पर थोड़ा सा एक्सप्रेशन बदला और फिर उन्होंने हाथ से एक सील बनाई। कुछ देर कैलकुलेशन करने के बाद उन्होंने भौहें चढ़ाकर बुदबुदाया, डिवाइन रेट्रीब्यूशन उतर आया है। हेवेंस पावर के इंटरफेरेंस के कारण मैं सब कुछ क्लियरली नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन इतना समझ पाया हूँ कि डिवाइन रेट्रीब्यूशन डीमन स्पिरिट्स लैंड पर उतरा है और इसका मेरे तियान्युन प्लैनेट से कुछ कनेक्शन है। अजीब। दालू प्लैनेट पर दालू सोर्ड सेक्ट में सोर्ड सेंट लिन तियनहाउ एक विशाल पिल फर्नेस के बगल में खड़े थे और उनकी आंखें चमक रही थीं। इस प्राइमरी फॉर्चून पिल के साथ कुछ ऑक्सिलियरी पिल्स की भी जरूरत है। ठीक इसी क्षण उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसने एक कदम बढ़ाया और फिर पूरी तरह गायब होकर प्लैनेट के ऊपर स्पेस में प्रकट हो गया। उसने आश्चर्य भरी नजरों से लाल लाइट को देखा। डिवाइन रेट्रीब्यूशन। उसने भौहें चढ़ा लीं और उसके चेहरे पर अनसर्टेनिटी आ गई। लाइट को पूरी तरह गायब होते देखने के बाद उसने मन ही मन बुदबुदाया, डीमन स्पिरिट्स लैंड पर डिवाइन रेट्रीब्यूशन उतर रहा है। अच्छा नहीं, क्या ग्रीड के साथ कुछ हुआ है? उसकी भौहें कस गईं। उसी समय तियान्युन प्लैनेट से बहुत दूर एक प्लैनेट पर, बाहर से देखने पर यह प्लैनेट खून से सना हुआ प्रतीत होता था। यह सचमुच एक ब्लड प्लैनेट था। ब्लड प्लैनेट पर एक ब्लड पैविलियन था और उसमें लाल बालों और लाल भौहों वाला एक व्यक्ति बैठा था। वह लगभग 40 वर्ष का प्रतीत होता था और चुपचाप कल्टीवेशन कर रहा था। उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उनमें से ब्लड कलर्ड लाइट निकली। उसने अपना सिर नहीं उठाया, बल्कि चुपचाप हेवेंस पावर के गुजरने से उत्पन्न शॉकवेव को महसूस किया। काफी देर बाद उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। डिवाइन रेट्रीब्यूशन डीमन स्पिरिट्स लैंड पर उतर आया है। पता नहीं उस बच्ची जिजिक्स्यू का क्या हाल होगा। न केवल वे तीनों, बल्कि कई एंशंट मॉन्स्टर्स ने भी उस डिवाइन रेट्रीब्यूशन को महसूस किया जब वह डिसेंड हुआ। लाल लाइट को नीचे आने से कोई नहीं रोक सका। हालांकि ईस्टर्न डीमन स्पिरिट सी का द्वार खुला नहीं था, फिर भी लाल लाइट उसे भेदते हुए भीतर प्रवेश कर गई। स्काई डीमन कंट्री के रॉयल सिटी स्क्वायर में वांग लिन चुपचाप हवा में तैर रहा था। 15वीं बार ड्रम बजने के बाद उसके शरीर के भीतर का डोमेन अकल्पनीय गति से ट्रांसफॉर्म होने लगा। असेंडेंट स्टेज के लिए पर्याप्त डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी और एक कंप्लीट डाओ हार्ट आवश्यक होता है। जब ये दोनों कंडीशंस पूरी हो जाती हैं, तो वे आपस में मर्ज हो जाती हैं और यही मर्ज असेंडेंट स्टेज कहलाता है। ये है लेजेंडरी स्क्रिप्चर फेसिंग वंस ओन डाओ। यह फ्यूजन किसी के डाओ हार्ट और सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी का टकराव है। बॉडी और सोल का टकराव, ह्यूमन फॉर्म से सेलेस्टियल पावर में परिवर्तन। यह असेंडेंट स्टेज तक पहुंचने की सबसे बड़ी डेथ ट्रायल है। या तो यह टकराव सफल होता है और कल्टीवेटर असेंडेंट कल्टीवेटर बन जाता है, या यह असफल होता है और वे मर जाते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा परिणाम नहीं है। ट्रायल ऑफ डेथ। दाओ की प्राप्ति के लिए डेथ ट्रायल्स का सामना करना ही पड़ता है। जो लोग वेरिएंट पाथ्स अपनाते हैं वे भी इससे बच नहीं सकते, जब तक कि कोई सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज के पीक पर ही अटका रहे और कभी भी वह कदम आगे न बढ़ाए। वांग लिन के दाओ हार्ट ने 15वीं बार ड्रम बजाया और अपने भीतर के सारे दुख को बाहर निकाल दिया। उसका डाओ हार्ट पूर्णता की ओर तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहा था। चौक के चारों ओर मौजूद हर कोई चुपचाप सोच रहा था। महज एक दिन में वांग लिन ने उन्हें इतने सारे अनबिलीवेबल अनुभव करा दिए थे कि अब उसकी छवि सबके दिलों में बस गई थी। ठीक इसी क्षण आकाश से लाइटनिंग और थंडर गायब हो गए और एक धधकती हुई रेड ग्लो दिखाई दी। दूर से देखने पर यह लाल रंग लिमिटलेस प्रतीत हो रहा था,
मानो पूरे स्काई को ढक चुका हो। नाव पर बैठे युवक का चेहरा अचानक बदल गया। फिर उसने कड़वी हंसी के साथ कहा, लगता है मैं यह भूल गया था। यह छोटा जीव एक कल्टीवेटर है। उस समय मैंने ड्रैगन लेक में लंबा समय बिताया था और कई सीनियर्स ने मेरी मदद की थी। अंत में डीमन ड्रम की सहायता और वर्षों के अनुभव से मैं अपनी डिफाइंग ऑरा को छिपाने में सफल हुआ और किसी भी डिवाइन रेट्रिब्यूशन का पात्र नहीं बना। लेकिन यह इस बच्चे के लिए एक टेस्ट है। अगर वह इस डिवाइन रेट्रिब्यूशन का सामना कर लेता है तो असेंशन स्टेज के बाद उस पर हेवंस डियो का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जैसा दिख रहा है, इस डिवाइन रेट्रिब्यूशन की पावर उतनी ज्यादा नहीं है। स्काई डीमन सिटी में सभी ने आकाश में आए बदलाव को देखा और स्क्वायर पर मौजूद लोग पूरी तरह स्टंट रह गए। आकाश में रेड लाइट तेजी से कंडेंस होकर बड़ी संख्या में रेड क्लाउड्स में बदल गई। ये रेड क्लाउड्स इंपीरियल सिटी के ऊपर तैरते हुए बेहद भारी लग रहे थे। वांग लिन डीमन ड्रम के पीछे खड़ा था। उसने आकाश की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। हेवंस दाओ मेरे दाओ हार्ट को रोक नहीं सकता, लेकिन यह मेरे एग्जिस्टेंस को मिटाने के लिए पनिशमेंट भेज सकता है। यही डिवाइन रेट्रिब्यूशन है। मैंने एक बार कीलिन सिटी सी ऑफ डेविल्स में डिवाइन रेट्रिब्यूशन देखी थी। उस समय की तुलना में यह कहीं ज्यादा पावरफुल है। रेड क्लाउड्स घिराए और पल भर में रेड लाइटनिंग चमकने लगी। अगर यह लाइटनिंग न गिरती और कोई किलिंग ऑरा न फैलती तो यह दृश्य बेहद ब्यूटीफुल होता। नाव पर बैठा युवक लाइटनिंग को देखकर राहत की सांस लेते हुए बोला, डिवाइन पनिशमेंट के केवल 2 ही प्रकार होते हैं जो लाइटनिंग के रूप में प्रकट होते हैं। यह लेजेंडरी सेकंड टाइप नहीं हो सकता, इसलिए मुझे 90% यकीन है कि यह पहला वाला ही है। सबसे सिंपल, इस छोटे वांग लिन की लक सच में अच्छी है। वांग लिन ने आकाश की ओर देखा। इस क्षण उसने सब कुछ भुला दिया और केवल स्काई में चमकती रेड लाइटनिंग पर ध्यान केंद्रित किया। अपने 700 वर्षों के कल्टीवेशन लाइफ में मैंने कई बार डिवाइन रेट्रिब्यूशन का सामना किया है। रिस्ट्रिक्शन फ्लैग रिफाइन करते समय, ली मुआन का फेट बदलते समय जब हेवनली एनवॉय को डिसेंड होना पड़ा, और इस बार अपनी दबी भावनाओं को दबाकर कल्टीवेशन जारी रखते हुए मैंने सीधे हेवंस को चैलेंज किया और इससे भी डिवाइन रेट्रिब्यूशन आ गई। उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन उनमें अनवेवरिंग रिजॉल्व था। आकाश में रेड क्लाउड्स अचानक वायलेंट तरीके से घूमने लगे और क्रेजी तरीके से कंडेंस होने लगे। आकाश उस क्षण रेड सी जैसा लग रहा था। सारी वेव्स सेंटर की ओर उमड़ रही थीं। एक पल में सेंटर में रेड लाइटनिंग चमकी, जिससे हेवंस और अर्थ दोनों जगमगा उठे। कुछ ही क्षणों बाद रेड लाइटनिंग से प्राइमोर्डियल बीस्ट्स जैसी दहाड़ गूंज उठी। फिर धरती से थंडर की श्रृंखला उठी और स्काई की दहाड़ से मिल गई। उसी पल रेड लाइटनिंग नीचे गिरी। यह ऐसा था मानो कोई मीटियर आकाश से गिरकर सीधे वांग लिन पर टूट पड़ा हो। अचानक ही एक्सट्रीम किलिंग इंटेंट प्रकट हुआ। यह हेवंस का किलिंग इंटेंट था। स्काई डेमन सिटी, जहां इस समय समर चल रही थी, अचानक स्नोफॉल होने लगा। आकाश से बर्फ के टुकड़े गिरे और हर एक टुकड़े में हेवंस की डिस्ट्रक्टिव पावर समाहित थी। रेड लाइटनिंग बर्फ पर गरजते हुए गिरी। इस वर्ल्ड में अब केवल एक ही साउंड बची थी और वह थी थंडर, जो हेवंस के रॉथ का प्रतीक थी। इस वर्ल्ड में अब केवल एक ही कलर बचा था और वह था डिवाइन रेट्रिब्यूशन की लाइटनिंग का ब्लड रेड कलर। इस वर्ल्ड में अब केवल एक ही किलिंग इंटेंट शेष रह गया था और वह थी हेवंस का किलिंग इंटेंट, जो अरबों लोगों के स्लॉटर के बाद पैदा होने वाली किलिंग इंटेंट से भी कहीं अधिक टेरिफाइंग थी। हेवंस किसी को मारना चाहता था। वांग लिन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उनसे तेज लाइट निकली। उसी क्षण 3700 से अधिक लाइफ सील्स की लेयर्स उसके शरीर के चारों ओर इकट्ठा हो गए। उसने तुरंत अपने स्टोरेज पाउच पर थपथपाया और रिस्ट्रिक्शन फ्लैग प्रकट हो गया। एक झटके में उसके शरीर के चारों ओर भारी मात्रा में ब्लैक मिस्ट फैल गई और उस ब्लैक मिस्ट के भीतर अनगिनत रिस्ट्रिक्शंस चमकने लगे। हेवंस चाहे कितना भी क्रोधित हो, वह मेरे एग्जिस्टेंस को मिटा नहीं सकता। वांग लिन हंसते हुए स्काई में चमकती रेड लाइटनिंग की ओर इशारा करता है। इस समय वांग लिन सन और मून के समान रेडिएंट लग रहा था। उसके बाल और वस्त्र हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों में एक इंडस्ट्रियल एरा झलक रही थी। यह साफ था कि वह एक हेवन डिफाइंग कल्टीवेटर था। एक फिंगर जेस्चर के साथ उसके चारों ओर फैली ब्लैक मिस्ट स्काई की ओर एक्सप्लोड हो गई। उस ब्लैक मिस्ट के भीतर मौजूद अनगिनत रिस्ट्रिक्शंस ने एक विशाल ब्लैक वॉर्टेक्स का रूप ले लिया, मानो वह डिवाइन रेट्रिब्यूशन का स्वागत कर रहा हो। रेड लाइटिंग गिरी
और ब्लैक वॉर्टेक्स से टकरा गई। उसी क्षण एक अनइमेजिनेबल एक्सप्लोजन की गूंज पूरे कंट्री में फैल गई। स्काई डेमन सिटी में अनगिनत लोगों के कानों से खून बहने लगा और शॉक के कारण कई लोग अनकॉन्शियस हो गए। चौक के चारों ओर मौजूद दर्शकों की भी यही हालत थी। हालांकि डेमन जनरल्स की स्थिति बेहतर थी, फिर भी उनकी डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी उनके शरीरों में अनियंत्रित रूप से बह रही थी, मानो अगर वे उसे सप्रेस न करें तो उनका शरीर ही कोलैप्स हो जाए। केवल कमांडर्स ही शांत भाव से डिवाइन रेट्रिब्यूशन को देख रहे थे। असंख्य रिस्ट्रिक्शन से बना ब्लैक वॉर्टेक्स बिना किसी हेजिटेशन के रेड लाइटनिंग से टकरा गया। उसी क्षण ऐसा लगा मानो किसी विशाल हाथ ने ब्लैक वॉर्टेक्स को कुचल दिया हो और वह कोलैप्स हो गया। रेड लाइटनिंग उसमें से गुजरी और शार्प ब्लेड की तरह उसे दो हिस्सों में काट दिया। वॉर्टेक्स पूरी तरह टूट गया और सारी रिस्ट्रिक्शंस शैटर्ड होकर गायब हो गईं। हेवेंस मुझे मारना चाहता है, लेकिन मैं हेवेंस को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। वांग लिन के शरीर से एक टेरिफाइंग ऑरा फूट पड़ी। जैसे ही रेड लाइटनिंग ने रिस्ट्रिक्शंस तोड़े, उसने अचानक अपनी उंगली उठाई और डेथ फिंगर का प्रयोग किया। यह एक नहीं, बल्कि 100 डेथ फिंगर्स थीं। वांग लिन के बाएं हाथ ने स्टोरेज बैग को छुआ और बड़ी मात्रा में सेलेस्टियल जेड स्टोन्स बाहर निकल आए, जो उसके पैरों के नीचे एक छोटी माउंटेन की तरह जमा हो गए। वांग लिन अपनी पीठ पर डीमन ड्रम लिए उस माउंटेन के शिखर पर खड़ा था। जैसे ही उसने स्काई की ओर देखा, उसके पैरों के माध्यम से भारी मात्रा में डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी उसके शरीर में प्रवेश कर गई। 100 डेथ फिंगर्स आपस में मर्ज हो गई और 30 फीट से भी लंबी ब्लैक लाइट बीम में बदल गई, जो सीधे रेड लाइटनिंग की ओर शूट हो गई। मैं कल्टीवेशन जारी रखने के लिए हेवेंस को चैलेंज करने का साहस करता हूँ। अपनी इस सप्रेस्ड इमोशन को थामे रखना हेवेंस के विरुद्ध लड़ने की मेरी हेवन डिफाइंग विल को दर्शाता है। डिवाइन रेट्रिब्यूशन, भले ही तुम मेरे बॉडी को नष्ट कर दो, मेरे दाव हार्ट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। वांग लिन की आंखें चमक उठीं। उसी क्षण उसकी आंखों की लाइट रेड लाइटनिंग को भेदती हुई सीधे रेड क्लाउड्स में समा गई। स्काई में और भी जोरदार थंडर गूंज उठी, मानो वह वांग लिन के डाव का उत्तर दे रही हो। 100 फिंगर्स ऑफ डेथ की उंगली ने स्काई में तेजी से एक्सपैंड करते हुए डेथ बीम को जन्म दिया और सीधे रेड लाइटनिंग से टकरा गई। फिर स्काई में और भी जोरदार थंडर गूंजी। उसी क्षण पूरा आकाश ऐसा कांप उठा मानो उलट-पलट होने ही वाला हो। फिंगर ऑफ डेथ लाइफ फोर्स को अब्सॉर्ब करके उसे डिस्ट्रक्शन में बदल देती है। जिस क्षण फिंगर ऑफ डेथ रेड लाइटनिंग से टकराई, उसने भारी मात्रा में लाइफ फोर्स सोख ली, लेकिन फिर भी वह डिवाइन रेट्रिब्यूशन की लाइटनिंग का सामना नहीं कर सकी। रेड लाइटनिंग की टेरिफाइंग पावर के सामने फिंगर ऑफ डेथ से निकली ब्लैक लाइट तेजी से फैलती गई और अंततः पूरी तरह डिसिपेट हो गई। रेड लाइटनिंग नीचे गिरती रही, हालांकि उसका कलर पहले से थोड़ा डिम हो चुका था। वांग लिन के बाल हवा में लहरा रहे थे और वह अनवेवरिंग गेज से रेड लाइटनिंग को देख रहा था। उसने निर्णय लिया कि वह अपने ऊपर लगे सभी लाइफ सील्स की लेयर्स को हटाकर उन्हें 3700 से अधिक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी पार्टिकल्स में बदल देगा। उसका राइट हैंड स्काई की ओर उठा और डिस्ट्रक्टिव एनर्जी उसके हाथ में गैदर होने लगी। 3700 से अधिक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी पार्टिकल्स एक स्टॉर्म की तरह उमड़ पड़े। जब वांग लिन इस स्टॉर्म के बीच खड़ा था, उसकी आंखों में टेरिफाइंग किलिंग इंटेंट चमक रहा था। किल! एक ही शाउट के साथ उसके हाथ में मौजूद स्लॉटर एनर्जी तेजी से कंडेंस हो गई। 3700 से अधिक स्ट्रैंड्स एक में मर्ज होकर एक ब्लैक ड्रैगन में बदल गए। स्लॉटर ड्रैगन! वांग लिन की आंखें ब्लड रेड हो गईं। उसके भीतर केवल किलिंग इंटेंट ही नहीं, बल्कि प्योर ब्लड लस्ट भी उमड़ पड़ा था। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आमतौर पर हेवेंस के विरुद्ध किलिंग इंटेंट रखता हो, लेकिन यही बात उसे इस जनरेशन का एक पियरलेस जीनियस सिद्ध करने के लिए काफी थी। एक सच्चा मॉन्स्ट्रस टैलेंट। वांग लिन का टेम्परामेंट ऐसा था कि वह कुछ भी करने को तैयार था। चाहे आप हेवेंस हो या हेवेंस डाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर आप उसे मारना चाहते तो वह आपको मार डालेगा, आप चाहे जो भी हो। उसके क्रूल हार्ट और किलिंग विल के साथ स्लॉटर एनर्जी से बना ड्रैगन मानो स्वयं लाइफ प्राप्त कर चुका था। यह ड्रैगन वांग लिन की हेवेंस को चैलेंज करने की विल का प्रतीक था। स्लॉटर! ड्रैगन ने जोरदार दहाड़ लगाई और सीधे रेड लाइटनिंग को निगलने के लिए आगे बढ़ा। ऐसा प्रतीत हुआ मानो हेवेंस का डिवाइन रेट्रिब्यूशन भी उस पल फीका पड़ गया हो। लेकिन डिवाइन रेट्रिब्यूशन हेवेंस से आया पनिशमेंट था और उसमें स्वयं हेवेंस की एनाइलेटिंग विल
समाहित थी। स्लॉटर ड्रैगन शक्तिशाली था, फिर भी वह पर्याप्त नहीं था। ड्रैगन गिर पड़ा, लेकिन उसके कोलैप्स ने रेड लाइटनिंग को और भी मंद कर दिया और उसका साइज भी नोटिसेबली श्रिंक हो गया। स्काई में अभी भी ड्रैगन की दहाड़ गूंज रही थी। तभी रेड लाइटनिंग उसे भेदती हुई सीधे वांगलिन की ओर बढ़ी। जिस क्षण रेड लाइटनिंग गिरी, वांगलिन के बाल अजीब ढंग से फ्लटर करने लगे और उसकी राइट इंडेक्स फिंगर पर एक स्ट्रेंज ब्लैक ग्लो प्रकट हुई। डिमोनिक फिंगर! वांगलिन की आंखों में मौजूद रेड लाइट गायब हो गई और उसकी जगह ऐसी लाइट आ गई जो केवल एक डीमन की आंखों में हो सकती थी। उसके शरीर के भीतर मौजूद सारी डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी वाइल्ड गति से सर्कुलेट करने लगी और पूरी तरह डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इस समय वांगलिन के पैरों के नीचे स्थित सेलेस्टियल जेड स्टोन्स की छोटी माउंटेन, जो पहले मिल्की वाइट थी, अब काली पड़ने लगी, मानो उस पर काली स्याही उड़ेल दी गई हो। एक ब्लिंक में सेलेस्टियल जेड स्टोन्स का पूरा ढेर पूरी तरह ब्लैक हो गया। भीतर मौजूद सारी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी अब पूर्णतः डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी में बदल चुकी थी। अब डिमोनिक फिंगर पहले से बिल्कुल अलग दिखाई दे रही थी। भले ही सिटूनान स्वयं यहाँ आकर डिमोनिक फिंगर का प्रयोग करे, तब भी वह उस डिमोनिक फिंगर से अधिक शक्तिशाली नहीं होगी जिसे इस क्षण वांगलिन इस्तेमाल कर रहा था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वांगलिन ने न केवल अपने शरीर में मौजूद सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को कन्वर्ट किया, बल्कि अपने पैरों के नीचे स्थित सेलेस्टियल जेड स्टोन्स की छोटी माउंटेन में मौजूद सारी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को भी अनंत मात्रा में डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी में बदल दिया था। उसकी उंगली की नोक पर मौजूद ब्लैक लाइट के भीतर केवल डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी ही नहीं थी, बल्कि उसका डाओ भी समाहित था। चाहे वह डिवाइन डाओ हो या डिमोनिक डाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें वांगलिन के हार्ट में हेवंस के प्रति अवज्ञा का भाव भरा हुआ था। उस ब्लैक लाइट में ली मुवान के लिए उसके अधूरे प्रेम को थामे रखने का दृढ़ संकल्प और हेवंस को चैलेंज करने का साहस भी मौजूद था। उसमें वह अडिग विल और अनब्रेकेबल नेचर भी था, जो उसे एक मॉर्टल होने के बावजूद अपने कल्टीवेशन पाथ पर चलते हुए असंख्य डिजास्टर्स और काउंटलेस डेंजर्स का सामना करने से मिला था। इस उंगली ने सभी के दिलों को हिला दिया। ब्लैक लाइट तेजी से रेड लाइट की ओर बढ़ी। उसी क्षण ऐसा लगा मानो वर्ल्ड फिर से प्राइमोर्डियल केओस के युग में लौट आया हो। रेड कलर स्काई का प्रतीक था और ब्लैक कलर अर्थ का। रेड कलर डिवाइन रेट्रिब्यूशन का प्रतीक था, जबकि ब्लैक कलर हेवन डिफाइंग इंटेंट का। रेड और ब्लैक कलर का यह टकराव इतना टेरिफाइंग था कि हेवन हिल उठा और उसी समय पूरा स्काई डीमन सिटी कांपने लगा। शॉक वेव्स आसपास के माउंटेन्स और प्लेन्स तक फैल गईं। जमीन से लगातार एक्सप्लोजन्स की आवाजें आने लगीं, मानो अंडरग्राउंड अनगिनत बॉम्ब्स फट रहे हों। इन विस्फोटों से उत्पन्न अनइमेजिनेबल फोर्स के कारण पूरा स्क्वायर पूरी तरह कोलैप्स हो गया। आसपास के सभी स्टॉल्स भी ढह गए और काउंटलेस लोग हवा में उछल गए। सभी डीमन जनरल्स तेजी से पीछे हट गए, मानो अगर वे एक पल भी देर करते तो स्वयं उसमें फंस जाते। सभी जनरल्स के एक्सप्रेशंस बदल गए और वे रिट्रीट कर गए, सिवाय हेवन जनरल के। वह सबसे करीब था। सब कुछ देखने के बाद उसने गहरी सांस ली, फिर अपने पाउच को छुआ और उसमें से एक जेड बॉटल निकाली। उसने जेड बॉटल को एक गहरी नजर से देखा और फिर उसे वांगलिन की ओर फेंक कर चला गया। वांगलिन के ऊपर स्काई में रेड और ब्लैक कलर्स एक दूसरे को निगेट कर रहे थे। रिस्ट्रिक्शन फ्लैग की शक्ति, 100 फिंगर ऑफ डेथ, वांगलिन के स्लॉटर हार्ट से निकले 3700 से अधिक स्लॉटर ड्रैगन्स और अनगिनत सेलेस्टियल जेड्स जो डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी में बदल चुके थे, इन सभी स्पेल्स के कंबाइंड फोर्स से अंततः रेड लाइट पूरी तरह डिसिपेट हो गई। रेड लाइट के गायब होते ही अर्थ का ट्रेम्बलिंग रुक गया और सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। लेकिन उस समय स्काई डीमन सिटी में मौजूद काउंटलेस लोगों की टेरर ने पूरे शहर को डिस्पेयर से भर दिया था। रेड लाइटनिंग के डिसअपीयर होते ही वांगलिन का चेहरा बेहद पेल हो गया। उसने हेवन कमांडर इन चीफ द्वारा दी गई जेड बॉटल पकड़ी। अंदर एक पिल थी, लेकिन उसने उसे कंज्यूम नहीं किया। वह गंभीर भाव से स्काई की ओर देखने लगा। वांगलिन को विश्वास नहीं हो रहा था कि जब हेवंस किसी को मारना चाहता है तो क्या वह केवल एक ही डिवाइन रेट्रिब्यूशन लाइटनिंग गिराएगा। बोट पर बैठा युवक भी गंभीर एक्सप्रेशन के साथ स्काई की ओर देखने लगा। उसके चेहरे पर शॉक के साफ निशान थे। रेड क्लाउड्स अब भी छंटे नहीं थे,
लेकिन कोई वायलेंट रिएक्शन भी नहीं हुई, मानो सब कुछ शांत हो रहा हो। लेकिन यही साइलेंस एक इनविजिबल प्रेशर बनकर स्काई और अर्थ दोनों को ढक रहा था। यह युवक का एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गया। वह अब पहले जैसा काम नहीं रह सका और एक कदम बढ़ाते ही वैनिश हो गया। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह इंपीरियल सिटी के ऊपर स्काई में था। जैसे ही वह डिवाइन रेट्रिब्यूशन क्लाउड के इतना पास पहुंचा, उसकी स्कैल्प सुन्न पड़ गई। इस बार लगता है मामला हाथ से निकल गया है, युवक ने बिटर स्माइल के साथ कहा। प्रकट होते ही उसका राइट हैंड वैंग लिन की ओर बढ़ा। वह उसे इंपीरियल सिटी से बाहर ले जाकर डिवाइन रेट्रिब्यूशन देना चाहता था। अगर डिवाइन रेट्रिब्यूशन वही होता जो उसने पहले सोचा था, तो वह इतना घबराया हुआ नहीं होता। लेकिन इस समय उसे इस डिवाइन रेट्रिब्यूशन से कुछ बुरा सा महसूस हो रहा था। जैसे ही वह हाथ बढ़ाने वाला था, वह अचानक रुक गया और स्काई की ओर देखने लगा। कड़वी मुस्कान के साथ उसने सोचा, चूंकि इस छोटे क्रीचर पर डिवाइन पनिशमेंट की शैडो है, मैं इसे छू भी नहीं सकता। फिर युवक ने गहरी सांस ली और बिना हेजिटेशन के अपनी बाहें फैला दी। उसका शरीर एक ब्लिंक में 1 से 2, 2 से 4 में बदला और पलक झपकते ही 8 लोगों में ट्रांसफॉर्म हो गया। 8 बिल्कुल एक जैसे युवक तेजी से इंपीरियल सिटी के चारों ओर स्थित 8 सिटीज की ओर गए और वहां के सभी रेजिडेंट्स को तुरंत दूर ले जाने के लिए एक पावरफुल टेलीपोर्टेशन स्पेल का उपयोग किया। यह स्पेल बेहद डिफिकल्ट थी, यहाँ तक कि इस व्यक्ति को भी इसे पूरा करने के लिए एक सीक्रेट टेक्निक का सहारा लेना पड़ा। जैसे ही उसने यह सब काम खत्म किया, अचानक स्काई का कलर बदल गया। आकाश में रेड क्लाउड्स तेजी से स्काई डीमन सिटी के ऊपर इकट्ठा हो गए। फिर उन लाल बादलों से एक भव्य प्रेशर महसूस होने लगा और वे पूरे सिटी को ढकने लगे। वह युवक शहर के बाहर आकाश में था और जब उसने इस मैजेस्टी को देखा तो उसके चेहरे के भाव एक बार फिर बदल गए। यह हेवेंस माइट है। बिना किसी हेजिटेशन के वह तुरंत जमीन पर उतर आया। कड़वी मुस्कान के साथ बोला, हेवेंस पावर प्रकट हो चुकी है। पता नहीं एंस्टर्स भी प्रकट होंगे या नहीं। टूटे फूटे चौक पर खड़े होकर वांग लिन ने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में मौजूद अनवेयरिंग रिजॉल्व में जरा भी बदलाव नहीं आया। आकाश से दूसरी पनिशमेंट उतर आई। इस बार डिवाइन रेट्रिब्यूशन ने हेवेंस पावर का रूप लिया। हेवेंस पावर, यह तथाकथित हेवेंस पावर आखिर है क्या? हेवेंस पावर ही हेवन की शक्ति है। जब हेवेंस पावर मूव करती है तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब हेवेंस पावर डिसेंड करती है तो स्काई का कलर बदल जाता है। जब हेवेंस पावर उतरती है तो कोई भी बीइंग उसका विरोध नहीं कर सकता। तुम्हें हेवेंस के पावर के आगे झुकना होगा। हेवन के नीचे दबकर उसकी शक्ति के सामने सरेंडर करना होगा। यही हेवेंस का पावर है। जैसे ही हेवेंस पावर उतरी, स्काई से एक टेरिफाइंग प्रेशर आ गया। आकाश में मंडराता विशाल रेड क्लाउड 1 इंच नीचे खिसक गया। सिर्फ 1 इंच के इस डिसेंट से पहले से ही टूटा फूटा स्क्वायर चारों ओर बिखर गया। एक्सप्लोजन से बनी शॉकवेव फैलने से पहले ही इस दबाव में जमीन में समा गई। हेवेंस पावर के सामने वह इम्पैक्ट वेव धूल तक उड़ाने में असमर्थ थी। वैंगलिन को लगा जैसे उसका शरीर बेहद हैवी हो गया हो, मानो उस पर लाखों पाउंड्स का भार डाल दिया गया हो। उसके शरीर से क्रैकिंग की तेज आवाजें आने लगीं। इस पल उसे ऐसा भ्रम हुआ मानो पूरी वर्ल्ड ही उसे क्रश कर रही हो। यह वही फीलिंग थी जो उसने सोल रिफाइनिंग सेक्ट में स्पिरिचुअल प्रेशर के नीचे कल्टीवेशन करते समय महसूस की थी, जब उसकी कल्टीवेशन टूट गई थी और वह एक ऑर्डिनरी मॉर्टल बन गया था। कुछ ही क्षणों बाद हेवेंस पावर फिर से इरप्ट हुई और सारे रेड क्लाउड्स दोबारा नीचे आ गए। इस बार प्रेशर और भी ज्यादा था और चौक के चारों ओर के सभी पैलेसेस छोटे छोटे टुकड़ों में ढह गए। यह कोलैप्स वांग लिन को सेंटर बनाकर मैडनेस की तरह फैलने लगा और हेवेंस पावर लगातार डिसेंड करती रही। पलक झपकते ही इंपीरियल पैलेस का एक हिस्सा ढह गया। वांग लिन का पैर जरा भी नहीं हिला, क्योंकि उसके शरीर से एक पावरफुल अनब्रेकेबल ऑरा फूट पड़ी। उसने रेड क्लाउड की ओर देखते हुए सिर उठाया और धीमे से कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। जब रेड क्लाउड फिर नीचे उतरा तो थंडर की भयानक आवाजें गूंज उठीं। 1 इंच, फिर 1 इंच, फिर 1 इंच। इस बार लगातार 3 इंच का डिसेंट हुआ, मानो पूरे स्काई की ताकत रोर कर उठी हो। धरती से ऐसी आवाज आई मानो वह इस प्रेशर को सहन नहीं कर पा रही हो। इंपीरियल पैलेस की सारी बिल्डिंग्स इस प्रेशर में चूर चूर हो गई। अनगिनत वर्षों से खड़ा स्काई डीमन कंट्री का इंपीरियल सिटी
डीमन ड्रम को छोड़कर पूरी तरह डस्ट में बदल गया। उस पल ऐसा लगा मानो स्काई ही कोलैप्स हो गया हो। यही हेवेंस पावर थी। ह्यूमंस को हेवेंस पावर के आगे झुकना ही होगा। अगर तुम नहीं झुकोगे तो हेवेंस पावर तुम्हें क्रश करके मार डालेगी। अगर हेवन ही तुम्हें मारना चाहता है तो तुम्हें मरना ही होगा। और जिस क्षण इंपीरियल सिटी रूइंस में बदल गया, उसी क्षण अंडरग्राउंड से क्रोध की ज्वाला फूट पड़ी। डॉग शिट, डिवाइन रिट्रीब्यूशन और लिटिल स्काउंड्रल्स, तुम लोगों ने मेरी स्काई डीमन कंट्री की कैपिटल को नष्ट करने की हिम्मत कैसे की? डैम यू, तुम सब बास्टर्ड्स मरने के लायक हो, और ये डिवाइन रिट्रीब्यूशन तो और भी ज्यादा मरने के काबिल है। हाँ, डिवाइन रिट्रीब्यूशन, गुड। मेरे एंसेस्टर ने भी डिवाइन रिट्रीब्यूशन को झेलकर कल्टीवेशन की थी। मैं देखना चाहता हूँ कि इस डिवाइन रिट्रीब्यूशन में आखिर कितनी पावर है। जमीन के नीचे से गुस्से से भरी दहाड़ें फूट पड़ी। फिर अंडरग्राउंड से ऐसी थंडरस रंबलिंग आई जो डिवाइन रिट्रीब्यूशन की थंडर से बिल्कुल भी कम नहीं थी। जमीन के नीचे से 5 पावरफुल शॉकवेव्स बाहर निकली। भले ही हेवेंस माइट उन्हें सप्रेस करने की कोशिश कर रही थी, फिर भी ये शॉकवेव्स जबरदस्ती लगभग 100 फीट तक हवा में उठ गईं। 5 व्हाइट हेयर्ड ओल्ड मैन, जिनकी आंखों में भयानक डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी भरी थी, उन 5 शॉकवेव्स के साथ बाहर निकल पड़े। सिर्फ उन्हें देखकर ही समय के बहने का एहसास हो जाता था। उनके लीन अपर बॉडीज नग्न थे, लेकिन उन्हीं दुबले शरीरों से एक ऑलमोस्ट प्राइमोर्डियल ऑरा निकल रही थी। आकाश में मौजूद रेड क्लाउड जोर से चर्न होने लगा और 3 इंच और नीचे उतर आया। पूरी कैपिटल की जमीन शैटर्ड हो गई। वांगलिन के शरीर के हर पोर से खून की बूंदें निकलने लगीं। उसकी फ्लैश और बोन्स के क्रश्ड होने की आवाजें आने लगीं और उसे लगा जैसे अनगिनत विशाल माउंटेन्स उसके ऊपर आकर गिर रहे हों। जमीन धंसने के बावजूद वांगलिन के पैर सीधे रहे। उसके पैर जमीन में धंसते चले गए, यहाँ तक कि वह नीज तक जमीन में चला गया। हेवेंस माइट का प्रेशर सीधे उसकी सोल में घुस गया। ऐसा लगा मानो उसकी आत्मा के भीतर कोई इनकॉम्परेबली मैजेस्टिक आवाज रोरिंग कर रही हो। वांगलिन ने बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाया। उसने आकाश की ओर देखा और एक शब्द भी नहीं बोला। हैरानी की बात यह थी कि इस हेवेंस माइट के नीचे 5 बूढ़े बिल्कुल भी अस्वस्थ नहीं हुए। उल्टा वे पागलों की तरह हंसने लगे। इस दबाव के बावजूद उनमें से हर एक उड़कर हवा में फ्लोट करने में कामयाब हो गया। कंफर्टेबल। कोई आश्चर्य नहीं कि एंसेस्टर्स ने कहा था कि यह हेवेंस माइट तो डॉग फार्ट जैसी है। ये प्रेशर तो इतना आरामदेह है कि गाली देने का मन कर रहा है। बुलशिट। एंसेस्टर्स ने ऐसा कब कहा? उन्होंने तो साफ कहा था कि हेवेंस डाओ एक नॉटी गर्ल की तरह है। अगर तुम नहीं चाहते कि वह तुम्हारे ऊपर प्रेस करे तो बस उसे नीचे दबाओ और खुद उसके ऊपर प्रेस करो। तुम दोनों नॉनसेंस बोल रहे हो। मैंने एंसेस्टर्स के छोड़े हुए रिकॉर्ड सैकड़ों बार पढ़े हैं, वहां ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। 5 बूढ़े आपस में झगड़ने लगे। हेवेंस माइट और भी फ्यूरियस हो गई और रेड क्लाउड पूरे 8 इंच और नीचे उतर आया। धरती दहाड़ उठी। पूरी इंपीरियल सिटी की जमीन क्रश्ड हो गई। भले ही शॉकवेव सरफेस पर फैल नहीं पाई, लेकिन अंडरग्राउंड ऐसे फैल गई जैसे जमीन के नीचे ड्रैगन्स चल रहे हों, और इसका असर लगभग आधी स्काई डीमन सिटी पर पड़ गया। 5 बूढ़े अचानक चुप हो गए, मानो किसी इनविजिबल हैंड ने उन्हें पकड़कर जोर से जमीन पर पटक दिया हो। हेवेंस माइट के बिल्कुल सेंटर में वैंगलिन था। उसके शरीर से क्रंचिंग की आवाजें आईं और वह और नीचे धंस गया। इस बार उसका आधे से भी कम शरीर जमीन के ऊपर दिखाई दे रहा था। 5 बूढ़े तुरंत खड़े हुए, आकाश की ओर उंगली उठाई और गालियां देने लगे। मैं उस एंशिएंट डेविल का डिसेंडेंट हूँ जो हेवेंस रूल्स से परे है। तुम तो बस डिवाइन रेट्रीब्यूशन हो, तुम्हारी कोई वर्थ नहीं है। जैसे ही 5 ने शाप दिया, वे फिर से आकाश में उड़ गए। इस बार उनके शरीरों से डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी भड़क उठी। घनी डिमोनिक एनर्जी ने पूरी स्काई डीमन सिटी को घेर लिया और 5 सीधे रेड क्लाउड की ओर चार्ज कर गए। हेवेंस माइट कांप उठा और रेड क्लाउड एक बार फिर नीचे उतर आया। इस बार वह पूरे 10 फीट नीचे आ गया। उस पल ऐसा लगा जैसे किसी जाइगेंटिक हैंड ने स्काई डीमन सिटी पर जोरदार वार किया हो, और एक ही क्षण में सब कुछ धूल में बदल गया। डेफनिंग रोर के साथ जमीन पर अनगिनत दरारें दिखाई देने लगीं। ये दरारें बेहद विशाल थीं और पलक झपकते ही स्काई डीमन सिटी के नीचे की धरती फट गई। वैंगलिन ने खून की एक बड़ी घूंट खांस कर बाहर निकाली। उसके शरीर से गिरने जैसी आवाजें आईं। इस समय वह पूरी तरह जमीन के अंदर दब चुका था। सतह पर सिर्फ एक गहरा क्रेटर बचा था।
रेड क्लाउड की ओर बढ़ रहे पांचों बूढ़े फिर से जमीन पर गिर पड़े और अपने पीछे जमीन में 5 गहरे गड्ढे छोड़ गए। गड्ढों में छिपे बूढ़ों में से एक बेहद क्रोधित हो गया। वह बाहर निकला और गरजते हुए चिल्लाया, डिवाइन रेट्रिब्यूशन, बास्टर्ड! तूने मेरी स्काई डीमन सिटी को नष्ट कर दिया। अब मैं तुझसे डेथ तक लड़ूंगा। इस समय वैंगलिन को बाहरी दुनिया का कुछ भी एहसास नहीं हो रहा था। वह जमीन के नीचे था और उसके शरीर की सारी सेंसेशंस खत्म हो चुकी थीं। उसकी मेरिडियंस टूट चुकी थीं और उसकी बोन्स के पूरी तरह क्रश्ड होने के संकेत दिख रहे थे। जब हेवन किसी को मारना चाहता है और वह हार नहीं मानता, तो उसके लिए जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं होता। वांगलिन की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उनमें अब भी वही अनयील्डिंग ऑरा थी। उसका शरीर कुचला जा सकता था, उसकी सोल नष्ट हो सकती थी, लेकिन उसका स्टेडफास्ट हार्ट कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। जब तक ऐसे कल्टीवेटर्स मौजूद हैं जो हेवन को चैलेंज करना चाहते हैं और कल्टीवेशन करना चाहते हैं, वे डिवाइन रेट्रिब्यूशन से बचने के लिए हर पॉसिबल तरीका अपनाएंगे। अचानक वांगलिन के माइंड में एक धीमी आवाज गूंजी। हेवंस डाओ छिपने वाले कल्टीवेटर्स से नहीं डरता, क्योंकि एक बार छिप जाने पर उनके दिल में रिबेलियन का मतलब ही नहीं रहता। हेवंस डाओ वास्तव में उनसे डरता है जो इससे बचने के बजाय इसका सामना करना चुनते हैं। ऐसे बीइंग्स के लिए हेवन उन्हें इरेज करने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। तुम पहले नहीं हो और आखिरी भी नहीं हो। जब दूसरे लोग असेंडेंट का सामना करते हैं, वे या तो हेवंस डाओ को फॉलो करते हैं या उससे बचते हैं ताकि डिवाइन रेट्रिब्यूशन न आए, लेकिन तुमने उसका सामना करना चुना और इसी वजह से डिवाइन रेट्रिब्यूशन उतरी। हेवंस डाओ तीसरे प्रकार की हेवन डिफाइंग कल्टीवेशन की अनुमति नहीं देता। अनगिनत वर्षों पहले यूनिवर्स के बनने के समय एक रेस थी जो हेवंस डाओ जितनी ही एंशिएंट थी। उनके पास बाउंडलेस पावर थी। उन्होंने उस पावर से अपना पाथ बनाया और उसी पाथ से हेवन से लड़े। कुछ के पास टेरिफाइंग स्पेल्स थे। एक हाथ के इशारे से डाओ को नष्ट कर सकते थे और उन्हीं स्पेल्स से हेवन से युद्ध करते थे। कुछ स्लॉटर के पाथ पर चलते थे। वे स्लॉटर में जीते थे और डेथ को वेपन बनाकर हेवन से लड़ते थे। उन्होंने स्वयं को एंशिएंट क्लैन कहा। डिवाइन रेट्रिब्यूशन भी उनके बॉडीज को नष्ट नहीं कर सकी और हेवंस माइट भी उन्हें सप्रेस नहीं कर पाई। वे हेवन को डिफाई करते हुए कल्टीवेशन करने वाले पहले बीइंग्स बने। अनगिनत वर्षों बाद एंशिएंट क्लैन टूट गया। इमेंस पावर वाले स्वयं को एंशिएंट गॉड्स कहते थे। स्लॉटर के पाथ पर चलने वाले स्वयं वन को एंशिएंट डेविल्स कहते थे और टेरिफाइंग स्पेल्स को कंट्रोल करने वाले स्वयं को एंशिएंट डीमंस कहते थे। वे सेकंड लाइफ फॉर्म्स थे जिन्होंने हेवन को डिफाई करते हुए कल्टीवेशन की। वह धीमी आवाज वांगलिन के माइंड में गूंजती रही। भले ही उसका शरीर पूरी तरह लिम्प हो चुका था, लेकिन उसका माइंड पूरी तरह काम था। आर यू एन एंशिएंट डेविल? वांगलिन सोच में डूब गया। लेकिन मैं अभी भी इनकम्प्लीट हूँ। जब मैं जागा तो मैं डीमन ड्रम के अंदर था। मैं क्लियरली महसूस कर सकता हूँ कि यह डीमन ड्रम कभी मेरा था। अनगिनत वर्षों तक मैं डीमन ड्रम से ज्यादा दूर नहीं जा सका, इसलिए मैंने स्पेल्स का उपयोग करके ड्रैगन लेक बनाई और लोगों को गाइडेंस दी। इन अनगिनत वर्षों में मैंने अपने जैसे 8 और एग्जिस्टेंसेस हैं, उन सभी ने भी वही तरीका अपनाया, ड्रैगन लेक जैसी जगह बनाई और लोगों को एजुकेट करना, बीइंग्स से कम्युनिकेट किया है। लेकिन हम कभी भी किसी फाइनल डिसीजन पर नहीं पहुंच सके। मेरे जैसे हर एग्जिस्टेंस ने दूसरे को डिवावर करके और ज्यादा पावरफुल बनने की कोशिश की। शायद यही कंप्लीटनेस पाने का एकमात्र तरीका है। इसी वजह से डीमन स्पिरिट लैंड में 9 देशों के बीच एंडलेस वॉर चलता रहा और कल्टीवेटर्स जैसे तुम लोगों के प्रकट होने से इस एंडलेस वॉर का बैलेंस बदल गया। इसलिए डीमन स्पिरिट लैंड में तुम जैसे कल्टीवेटर्स को रहने की अनुमति दी गई। वांगलिन ने एक डिवाइन मैसेज भेजा, तुम्हारे प्रकट होने और मुझे यह सब बताने के पीछे कोई रीजन जरूर होगा। हाँ, मैं तुम्हारे बॉडी को हील कर सकता हूँ और इस डिवाइन रिट्रीब्यूशन को सरवाइव करने में मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हें स्काई डीमन लैंड में पावर भी दे सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। तुम्हें बाकी 8 लैंड्स के 8 सेक्रेड रेलिक्स वापस लाने होंगे। वांगलिन गहराई से सोचने लगा। थोड़ी देर बाद उसने कामली कहा, डीमन स्पिरिट लैंड के एंडलेस ईयर्स में मैं अकेला कल्टीवेटर नहीं हो सकता जिसने हेवन को चैलेंज किया हो। उसकी बात पूरी होने से पहले ही वह आवाज हल्के साई के साथ बोली, तुम हेवन को चैलेंज करने वाले पहले कल्टीवेटर नहीं हो, लेकिन तुम एंशिएंट गॉड पाथ पर चलने वाले पहले मॉर्टल हो। मैं एंशिएंट गॉड की ऑरा महसूस कर सकता हूँ। यह ऑरा बहुत फेंट है, लेकिन बेहद प्योर है। डीमन स्पिरिट लैंड के जिन लोगों को मैंने एनलाइटमेंट दी है, वे मेरी पावर को विथस्टैंड नहीं कर सकते।
उनके बॉडीज किसी भी हालत में मेरी शक्ति को सहन नहीं कर सकते, चाहे वे कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, क्योंकि मैं एक डिफरेंट रेस से हूँ। कल्टीवेटर्स के बॉडीज यहाँ के लोगों से थोड़े बेहतर जरूर होते हैं, लेकिन उनकी भी लिमिट्स होती हैं। बहुत कम लोग मेरी पावर को बेयर कर सकते हैं, और तुम बाकी सभी से कहीं ज्यादा सूटेबल हो। इसी वजह से मैंने तुम्हें चूज किया। काफी देर सोचने के बाद वांग लिन ने शांत स्वर में कहा, मेरे बॉडी को हील करो और मुझे डिवाइन रिट्रीब्यूशन का सामना करने की शक्ति दो। आवाज गूंजी, एज यू विश। उसी क्षण जमीन की गहराई में दबे वांग लिन के बॉडी को एक इमेंस पावर ने घेर लिया। उसका शरीर इतनी तेजी से रिकवर हुआ कि आंखों से देख पाना इम्पॉसिबल था। उसकी मेरिडियंस दोबारा जुड़ गईं और पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गईं। उसकी बोन्स फिर से जुड़ी और पूरी तरह हील हो गईं। सच कहें तो उनकी स्ट्रेंथ पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। पलक झपकते ही उसका शरीर पूरी तरह रिकवर हो गया, सब कुछ बेहद कम समय में। डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी मेरिडियंस के साथ फ्लो करने लगी और उसके पूरे बॉडी में फैल गई। उसी पल जो इमेंस पावर उसके बॉडी को घेरे हुए थी, वह अचानक श्रिंक होकर उसके अंदर मर्ज हो गई। ऊपर पांचों बूढ़े अभी अभी अपने डीप पिट से बाहर निकले ही थे और फिर से गालियां देने वाले थे, लेकिन उसी क्षण वे सब फ्रीज हो गए। उनकी नजरें एक साथ उस पिट की ओर चली गईं जहां वांग लिन दबा हुआ था। एक बूढ़े की आंखें फैल गईं। वह बुदबुदाया, क्या यह एंसेस्टर्स की ऑरा है? यह सच में एंसेस्टर्स की ऑरा जैसी लग रही थी। जैसे ही वांग लिन का शरीर पिट से बाहर उठा, उसके बाल बिना हवा के लहराने लगे। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके बॉडी से अनइमेजिनेबल मात्रा में डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी फैल रही थी। हेवंस माइट के बीच वांग लिन का शरीर हवा में फ्लोट करने लगा। ऐसा लग रहा था मानो अब हेवनली प्रेशर का उस पर कोई असर ही ना हो। जैसे जैसे वह ऊपर उठा, उसके पीछे निकलती डिमोनिक एनर्जी कंडेंस होकर 1000 फीट से भी ऊंची एक जाइगैंटिक इल्यूजरी फिगर में बदल गई। उस इल्यूजरी फिगर के 2 सींग थे। उसके चारों ओर डीप ब्लैक ऑरा मंडरा रही थी और उसकी स्किन डार्क पर्पल थी। उसके प्रकट होते ही रेड क्लाउड से वायलेंट रोअर्स और थंडरस एक्सप्लोजन्स गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी डीमन का जन्म हुआ हो। तो दोस्तों, ये वाला वीडियो एपिसोड यही खत्म होता है, मगर इसके आगे का एपिसोड बहुत जल्द ही अपलोड हो जाएगा। आगे का एपिसोड देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।